नमस्कार। मैं साहित्य आराध्य शिक्षार्थी में आप सभी शिक्षार्थियों का सहृदय अभिवादन करता हूँ। आपको याद होगा, आप जानते होंगे कि पिछली लिपि की जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने लिपि के अर्थ, उसकी व्युत्पत्ति, उसके स्वरूप पर चर्चा की थी। परंतु आज की इस कक्षा में हम लोग उसके विकास क्रम पर ध्यान देने जा रहे हैं। आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि लिपि के बहुत सारे क्रम हैं। कोई चित्र लिपि, भाव संकेत लिपि, प्रतीक लिपि और कहीं कहीं आपने सूत्र लिपि भी सुना होगा। आखिर में चल के ध्वन्यात्मक लिपि सामने आती है। उसी ध्वन्यात्मक लिपि में हमें अक्षरात्मक और वर्णात्मक दो प्रकार के भेद देखने को मिलते हैं। आज की इस कक्षा में, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम लोग इन्हीं भेदों पर, इन्हीं प्रकारों पर, इन्हीं विकास यात्राओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए, जैसा कि मैं कहता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। शिक्षार्थियों, यदि हम सरसरी तौर पर निगाह डालें तो हम ये देखते हैं कि जो लिपि का जो विकास क्रम हमारे समक्ष उपस्थित होता है, चाहे पहले वो चित्र लिपि, फिर भाव संकेत लिपि, फिर प्रतीक लिपि, ध्वन्यात्मक लिपि, ये जो क्रम है बड़ा सा देखने वाला जो हमें मिलता है, उसमें अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 5000 ईसा पूर्व से पहले या ईसा पूर्व के मध्य तक, इसके मध्य तक हमें लिपि के कोई अवशेष, कोई चिन्ह प्राप्त नहीं होते। 5000 ईसा पूर्व से पहले तक। और फिर यदि हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 10,000 ईस्वी के आसपास, 10,000 ईसा पूर्व के आसपास में हमें इनकी सामग्रियां मिलने लगती हैं। तो मोटे तौर पर जानने वाली बात यह है कि 5000 ईसा पूर्व से पहले तो कोई सामग्री हमें नहीं मिलती और 10,000 के ईस्वी के मध्य तक हमको सामग्रियां मिलने लग जाती हैं। अर्थात कि इन्हीं 6000 वर्षों में लिपि के संबंधित जो कार्य हुए वही हमें चित्रलिपि के आगे लेकर जाते हैं, चित्रलिपि से संबंधित करते हैं। आपको ये बात भी पता है कि कोई भी विकास, कोई भी यात्रा बस यूं ही नहीं शुरू हो जाती। धीरे धीरे इसका प्रस्फुटन दूसरी जगहों पर होता रहता है और जब ये दूसरी जगह होता है, धीरे धीरे कड़ियाँ मिलने लगती हैं और जब ये कड़ियाँ मिलने लगती हैं तो ये चैन बन जाती है। यही वो चैन थी चित्रलिपि। चित्रलिपि में हम वो चैन देखते हैं जो चैन हमको मिलती है। ठीक है ना। अब चित्रलिपि से संबंधित या फिर लिपि से संबंधित लिपि की जो विकास यात्रा हमें हमारे विद्वान बताते हैं। विद्वानों में भी मतभेद होते हैं। अब कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने ये मान के चलते हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि लिपि की जो विकास यात्रा है वो 4 प्रकरणों में चलती है, 4 खंडों में विभाजित है। पहली है चित्रलिपि, ठीक है। दूसरी, इसके बाद वो लोग भाव संकेत लिपि को संज्ञा देते हैं, मान्यता देते हैं। तीसरी लिपि जो आती है वह है ध्वनि लिपि, ठीक है। अब इस ध्वनि लिपि के 2 भेद और हो जाते हैं जो हम जानते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है अक्षरात्मक लिपि का, और दूसरा है वो है हमारा वर्णात्मक, ठीक है। आधुनिक विद्वान जो भी बातें मानते हैं वो ये मानते हैं कि लिपि के विकास क्रम में 4, मुख्यतः 3 या 4 भाग हैं। सबसे पहले चित्रलिपि, फिर भाव संकेत, फिर ध्वनि लिपि के अंतर्गत अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि में हमारी देवनागरी, अरबी, फारसी, उसके साथ साथ कुछ और भाषाओं की लिपियां हैं, और वर्णात्मक लिपि में रोमन आदि भाषाएं जो हैं, अंग्रेज़ी भाषाएं जो हैं, उसकी लिपियां हैं। तो क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम चित्रलिपि को। देखिए, चित्रलिपि से संबंधित एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, बहुत साफ बात है कि लिपि का जो विकास क्रम की जो पहली सीढ़ी है, इससे लिपि का विकास तो हुआ ही हुआ, लिपि का विकास भी जुड़ा हुआ है, परंतु इससे जो विकास दूसरा उत्पन्न होता है वो है चित्रकला का।
मनुष्य एक और अपनी बातों को जो वो कहना चाह रहा था, जो वो दर्शाना चाह रहा था, चित्र के ज़रिए व्यक्त कर रहा था। चित्र बनाता था और वो चीज़ें व्यक्त हो जाती थी। माना कि उसने अगर उसे पेड़ देखा, मैंने ये बातें आपको पहले भी बताई हुई हैं, परंतु फिर भी इसको जाहिर करना ज़रूरी है। उसने पेड़ देखा तो उसने पेड़ का ये चित्र बना दिया, ठीक है ना, ये पेड़ का चित्र बना दिया। अब उसने पहाड़ देखा, पहाड़ के लिए उसने आड़ी टेढ़ी ये रेखाएं ये खींच दी, ये पहाड़ हो गया। सूर्य देखा, सूर्य का चित्र उसने ऐसे ये करके बना दिया। कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे बनाते हैं। ये दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई वो नहीं, ठीक। मनुष्य के चित्र के लिए उसने क्या किया, ये ऐसे और ये उसने मनुष्य का चित्र बनाया। कुछ लोग ऐसे बनाते हैं और कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। ये मनुष्य का चित्र था। मुख्य रूप से चित्रलिपि में समझने वाली बात यही है कि चित्रलिपि केवल चित्र को प्रकट करती है, वस्तु को दिखाती है, वस्तु का नाम नहीं बताती, वस्तु का भाव नहीं बताती, सिर्फ बताती है कि वो किस चीज़ का चित्र है। हमें सिर्फ यही समझना चाहिए कि जो चित्र बनाया गया है चित्रलिपि के काल में, वो केवल ये है, बता रहा है कि वो किस वस्तु का चित्र है। उन्होंने सूर्य को देखा, सूर्य का चित्र बना दिया। सूर्य को देखना बहुत मुश्किल है, जब देखते होंगे तो आंखों में एकदम चकाचौंध फैल जाता होगा। उन्होंने सोचा होगा कि ये जो चीज़ है ना, ये गोल है, ये गोल है और चमकदार चीज़ें, चमकदार लाइनें उसकी आकृति में से निकल गई, तो जाके उन्होंने इसको ऐसे बना दिया। अब यही इसी क्रम में एक परंपरागत मान्यता भी है। नारद स्मृति में एक श्लोक मिलता है, एक बात कही गई है कि यदि ब्रह्मदेव ने लेखन का आविष्कार न किया होता तो संसार आज जैसी सुव्यवस्थित स्थिति में नहीं पहुंच पाया होता। और भी कई ग्रंथों में ये बात सामने आती है कि जिसमें ब्रह्मदेव के द्वारा ही ये बताया गया है, नारद जी बताते हैं कि यदि इंसान किसी चीज़ को, किसी बात को 6 महीने तक याद न रखे, उसे कोशिश ना करे उसको याद रखने की, तो बाद में जब वो उसको बताएगा, किसी के समक्ष बोलेगा, तो कुछ भ्रांतियाँ उसमें उत्पन्न हो जाएंगी। ये हमें वर्णन मिलता है। परंतु साफ बात यह है कि इन बातों को जो आधुनिक विद्वान हैं वो नकार देते हैं, वो इनको नकारते हैं, वो इस पर विश्वास नहीं करते। बादामी, जो कि एक गुफा मंदिर है जैन और हिंदुओं का, जो कि कर्नाटक के बागलकोट ज़िले में स्थित है, वहाँ ब्रह्मदेव के हाथों में एक पत्र का गट्ठर दिया हुआ है। यह तो रही परंपरागत बात, लेकिन विद्वानों को ये जो बातें हैं ना, वो हजम होने वाली नहीं है। इसीलिए उन्होंने इन बातों को छोड़कर केवल 3 या 4 भेद बताए हैं जो आपके समक्ष हैं: भाव लिपि, भाव संकेत, ध्वनि लिपि और वर्णनात्मक लिपि। हम लोग भाव लिपि के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम लोग चित्रलिपि के बारे में और थोड़ा जान लें। अब चित्रलिपि तो यहाँ बन गई, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होने लगा कि कुछ कठिनाइयाँ इस लिपि में विद्यमान थीं पहले से। सबसे पहली बात, मुझे चित्र बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, मेरे हाथ ही नहीं चलते, मैं कैसे चित्र बनाऊंगा। यही बात, यही वहाँ उस समय आदिकाल में भी हुई, आदि मानवों के साथ भी यही हुआ कि जब किसी को चित्र बनाना नहीं आता है, वो चित्र कैसे बनाएगा जिसको चित्र बनाना नहीं आता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, चित्रों को बनाना बहुत बड़ा काम होता था, बहुत भारी भरकम, बहुत भारी भरकम। अब चित्र चाहे एक बनाना हो चाहे 2 बनाना हो, उसमें समय लगता था। आज के समय में तो ध्वनि लिपि है तो अपना काम बहुत अच्छे बखूबी कर रही है, ये स्वर्ण युग है बिल्कुल। हमें अगर मोर लिखना है तो हम बस मोर लिख देते हैं, हमको पता है कि अब हम मोर नहीं बनाते। उस समय तो फिलहाल मोर जानते भी नहीं थे लोग, उस समय तो सिर्फ उसे पक्षी मानते होंगे। हम बता रहे हैं, आज हम कर देते हैं। परंतु उस समय आपको अगर 4 बातें लिखनी है तो आपको 4 चित्र बनाने पड़ेंगे ना, 4 बातें लिखनी है तो 4 चित्र बनाने पड़ेंगे। ठीक इसीलिए ये बहुत भारी भरकम काम होता था। उन्होंने इसको सोचा, बदलाव करने का सोचा, उन्होंने सोचा कि इसमें कुछ तब्दीलियां की जाएं। अब जब तक ये था, जब तक चित्र था, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल परफेक्ट।
चित्रलिपि को एक तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय लिपि भी कह सकते हैं, क्योंकि आप उस चित्र को जहाँ भी लेकर जाएंगे, जिस देश में भी लेकर जाएंगे, वो चित्र ही रहेगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं बदलेगा। ठीक है, तो उस समय तो ये था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन आज भी आता है जब हम किसी, चलिए आज का उदाहरण देता हूँ मैं, जब हम किसी नए काम में जाते हैं, आपकी नई नई जॉब लगी, आप नए काम में जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि आप हर काम बहुत सटीक अच्छे से करें। आपको कोई लेटर दिया हुआ है, आप सोचेंगे मैं बहुत अच्छे से करूँ, उसके अलाइनमेंट अच्छे से करूँ। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, आप सोचेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कोई गलतियाँ ना हो, बिल्कुल यही सोचेंगे। कोई भी काम ले लीजिए, एक नई स्त्री है, उसकी शादी हुई है, वो अपने ससुराल जाती है तो सोचती है कि मैं अच्छे से काम करूं ताकि कोई गलतियां ना हो। लेकिन समय जब बीतता है, समय का पहिया जब घूमने लगता है, गड़गड़ घूमने लगता है, तो व्यक्ति उसमें शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है, छोटे छोटे कदम ढूंढने लगता है, जो सोचता है कि मैं कहाँ से वो कदम बचा लूँ। वो यही सोचता है। काम तो हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु उस काम में वो शॉर्टकट ढूंढने लगता है। यही काम चित्रलिपि के समय में भी हुआ, चित्रलिपि के समय में भी यही काम हुआ। काम ये हुआ कि जो पहाड़ अब ऐसे करके बनाया जाता था, ठीक है, अब उसको ये बनाने लग गए। देखो कितना बड़ा शॉर्टकट मारा है, ये यहाँ से सीधे ये, अरे भाई समय बचा लिया उन्होंने, अपना समय बचा लिया, ठीक है ना, समय बचा लिया, ये पहाड़ बन गया बस। अब इन्हीं रेखाओं से, अब सूरज पहले ऐसे ऐसे, फिर बाद में उन्होंने से 2 डंडे ऐसे 3 डंडे ला दी और ये बन गया सूरज। इन्हीं ज्यामितीय रेखाओं से ही हमारी लिपि का विकास आरंभ होने लग जाता है। ठीक है, अब उसके बाद भाव संकेत लिपि मैंने बताया कि किस प्रकार से इसका उद्भव आरंभ हो गया, कैसे बन गई वो देख लिया आपने। अब चित्रलिपि में केवल जो चित्र था वो केवल चित्र का बोध कराता था। अब जानते थे ये चित्र है तो ये चित्र का मतलब ये है, बस और कुछ नहीं। अब पहाड़ है, मुझे नहीं पता ना कि कौन सा पहाड़ है, कैलाश है, कंचनजंगा है, एवरेस्ट है, माउंट फूजी है, मैं नहीं जानता। भाव संकेत लिपि के दौरान ये काम हुआ, तो इनको नाम देने लग गए, ठीक है ना। अब नदी है, पहले तो चित्र बना दिया कि नदी बह रही है, परंतु नदी बह रही, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, चेनाब, कौन सी नदी, नहीं पता। मनुष्य का इन्होंने चित्र बनाया था, हर मनुष्य का चित्र वो ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये राम है, श्याम है, लक्ष्मण है, मोहन है, सोहन है, मुझे नहीं पता, ठीक। परंतु भाव संकेत लिपि में जो चित्र था वो भाव भी देने लग गए, उसका एक अर्थ निकलने लग गया, वो एक अर्थ देने लग गया। उदाहरण के रूप में जब आप सूर्य बनाते थे तो यहाँ केवल सूर्य है और यहाँ केवल मनुष्य, ठीक है। परंतु भाव संकेत लिपि के दौरान अब इन दोनों चित्रों को मिलाकर लोग पढ़ने लगे, मिलाकर कि या तो ऐसा हो सकता है कि जो सूर्य है, सूर्य के पास आदमी खड़ा है, पहली बात यह है कि भाई जो आदमी है वो धूप में खड़ा है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आदमी को बहुत तेज गर्मी लग रही है। ये दोनों भाव संकेत इसमें से निकलते थे। अब जानने वाली बात यह है कि किस कंडीशन में, किस अवस्था में ये भाव सूचना देते थे, वो उस व्यक्ति की प्रवृत्ति पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो चित्र किस तरीके से बनाए गए थे। आइए अब हम जरा चित्रलिपि एवं भाव संकेत लिपि के जो विभिन्न स्थान जहाँ हमें ये देखने को मिलते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। चित्रलिपि का जो स्थान हमें मिलेगा, हमें दक्षिणी फ्रांस, कैलिफोर्निया, यूनान, मेसोपोटामिया, साइबेरिया, इटली, ब्रिटेन आदि देशों में हमें ये लिपि देखने को मिल जाएगी, जहाँ अभी भी ये सुरक्षित रखे गए हैं। और भाव संकेत लिपि के जो उदाहरण हमें मिलते हैं उत्तरी अमेरिका, चीन तथा पश्चिमी अफ्रीका वाले देशों में। इन देशों में हमें भाव संकेत लिपि के अच्छे खासे नमूने देखने को मिलेंगे। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब ध्वनि लिपि हमारा अगला ही क्रम होने वाला है, परंतु इस ध्वनि लिपि से पहले मैं आपके समक्ष 2 बातें लेकर आना चाहूँगा, क्योंकि भाव संकेत लिपि और चित्रलिपि के मध्य में कुछ ऐसी लिपियाँ भी
बन रही थीं, गुथ रही थीं, जिन्हें भाषा वैज्ञानिकों ने स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो लिपियाँ नहीं हैं, उन्हें हम लिपि नहीं कह सकते, इसलिए स्थान नहीं दिया। लिपि के हमारे पास एक परिभाषा है कि भाषा में जो प्रयोग किए जाने वाले उपयुक्त चिन्ह होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं, अंकित करते हैं, लिपि की एक परिभाषा है जिसके अनुसार भाषा को व्यक्त करने के लिए जो माध्यम उपयोग में लाए जाते हैं उनको चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, और जो वो चिन्ह अंकित करते हैं तो वो लिपि कहलाती है। परंतु इन दो क्रमों में मैं आपको नाम बताता हूँ। पहला जो है वह है सूत्र लिपि और दूसरा प्रतीक लिपि। ये दोनों लिपियां आज भी विद्यमान हैं, आज भी चल रही हैं, परंतु इन्हें स्थान नहीं दिया गया क्योंकि ये उसके लायक नहीं है। सिर्फ एक क्रम में है तो बीच में आती है, इसलिए हमने इसको स्थान दिया हुआ है, वरना इनको स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा की दृष्टि से कि कुल कितने प्रकार की लिपियां विद्यमान हैं, अगर ऑप्शन 3 आए तो 3 दीजिएगा, 4 आए तो 4 के साथ मिला के वर्णात्मक और अक्षरात्मक मिला के 4 हो जाएंगे। सूत्र लिपि की बात करते हैं। सूत्र लिपि का अर्थ होता है धागा। सूत्र अर्थात धागा। पुराने समय में लोग किसी धागे को कई बार गठियाँ लगाते थे, या फिर उस पर नॉट्स, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में नॉट कहते हैं, उस पर गठियाँ बांधते थे, गांठ बांध देते थे। वो गांठ बांधना ही लिपि कहलाया, सूत्र लिपि कहलाया। अब उस दौरान क्या होता था, कोई मन्नत मांग रखी है उन्होंने। आज भी आप देखेंगे पेड़ के आसपास, एक कभी पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, पीपल का, बरगद का, उसके चारों तरफ लोग धागे से डोरा बांध देते हैं, और लाल रंग का, जिसे हम लोग कलावा कहते हैं, कलावा बांध देते हैं, कलावा बांध देते हैं। वो उनकी जो मान्यता है वो सूत्र लिपि से ही चली हुई आ रही है, वो याद रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में आप जाएंगे, धार्मिक मंदिरों में जब जाएंगे तो वहाँ जो पेड़ होते हैं वहाँ लोग रुमाल बांधते हैं, रुमाल में लोग गठियाँ लगाते हैं। तो जितनी गठियाँ लगाते हैं वो उतनी मन्नतें मांगते हैं कि जब हमारी मन्नत पूरी जाएगी तो हम ये गठ्ठी जाके खोल देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से देखने को मिलता है, वो है सूत्र लिपि का उदाहरण, जो कि आज भी मिलता है। अब पेरू नामक एक जगह है, पेरू एक देश है, वहाँ की लिपि है क्विपू। कौन सी लिपि है? क्विपू। क्विपू भी एक सूत्र लिपि है जो कि हमें वहाँ देखने को मिलती है। क्विपू में क्या होता था कि विभिन्न तरह की मोटाइयों के धागे इसके साथ बंधे होते थे, जिसमें उसके हर धागे का एक भाग होता था। तो ये इस क्विपू नामक जो सूत्र लिपि है उसमें दिखाई है। सूत्र लिपि का खासकर प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं को, ऐतिहासिक दिनांकों को, तारीखों को याद करने के लिए किया जाता था। इसके लिए इसका यूज़ किया जाता था सूत्र लिपि का। अब ये यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, इसके बाद हम प्रतीक लिपि पर आते हैं। प्रतीक का अर्थ होता है कि हमने किसी बात को, किसी ने हमसे बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, लिखा भी नहीं, पर फिर भी हमने उसका अर्थ समझ लिया, वो है प्रतीक लिपि। इसमें क्या होता था कि इंसान दूसरे इंसान से बात करने के लिए ये एक तरह की कूट लिपि थी, कूट थी बिल्कुल, मतलब कि एकदम खुफिया कहते हैं। आपने इसका प्रचलन देखा होगा, आप जाते हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ देखते हैं। अब आज भी गार्ड जो है वो हरी झंडी, लाल झंडी दिखाता है, आज भी दिखाता है। और भी इसके कई उदाहरण हैं। आप चीनी तिब्बती बॉर्डर पर चले जाइए, वहाँ भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। वहाँ भी प्रतीक भाषा का यूज़ करते हैं लोग, प्रयोग करते हैं। अगर किसी ने आपको एक मुर्गे के जो बच्चा होता है छोटा सा, उसके कलेजे को काट के दिया आपके सामने, और कलेजे के साथ में उसके चर्बी के 3 पीसेस यानी कि 3 भाग रखे हुए हैं, और साथ में एक आपको लाल मिर्च दिया है ना, तो इसका अर्थ है कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए, वो आपसे युद्ध करना चाहता है। आपने देखा होगा स्काउट्स वगैरह जो होते हैं किसी दल के, वो लोग कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, झंडों का प्रयोग करते हैं। शांति प्रस्ताव में भी आपने देखा होगा कि लोग हरा सफ़ेद झंडा दिखाते हैं शांति के लिए। तो ये सब इस प्रतीक भाषा से ही, प्रतीक लिपि से ही लिया गया है। उत्तर प्रदेश चले जाइए। उत्तर प्रदेश में यदि आपको किसी ने हल्दी भेंट की है तो इसका अर्थ है कि वह आपके लिए निमंत्रण लेकर आया है विवाह प्रस्ताव का। आपके लिए प्रस्ताव नहीं है, आपको प्रस्ताव है कि आप विवाह में आमंत्रित होइए, ये उसका प्रस्ताव है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में ही प्रयागराज के आसपास छोटे मोटे जाति के जो लोग हैं, वो लोग गुड़ बांटकर
विवाह में निमंत्रण देते हैं, ये उनका अपना तरीका है करने का। तो ये सब प्रतीक लिपि का एक उदाहरण हम मान सकते हैं इसको कि प्रतीक लिपि है। अब तक हमने देखा कि चित्र लिपि या फिर भाव संकेत लिपि में जो चित्र होता था या तो वो किसी वस्तु को बताता था या तो किसी के भाव को बताता था, परंतु ध्वन्यात्मक लिपि में क्या होने लगा कि इसमें जो चिन्ह निर्धारित किए गए थे वो ध्वनि को देखकर ध्वनि के लिए ही निर्धारित किए गए थे। इनका उसके भाव से या फिर उसके नाम से कोई संबंध नहीं था। ध्वनियों के आधार पर वर्गीकरण होता है। यहाँ हम लोग अक्षरात्मक लिपि एवं वर्णात्मक लिपि को देख सकते हैं। अक्षरात्मक लिपि में जो लिपियाँ हैं वो अरबी फ़ारसी की लिपियाँ, बांग्ला, गुजराती, उड़िया तथा तेलुगु, हमारी देवनागरी तो है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। और वर्णात्मक लिपि में लिपियाँ जो है वो अंग्रेज़ी जैसी भाषाएं हैं, पर्शियन भी उसमें आ जाती हैं, और भी कई भाषाएं हैं जिन्होंने इस लिपि को ग्रहण किया है। कौन सी लिपि को? वर्णात्मक लिपि पद्धति को जिसने ग्रहण किया है। अब बात इसमें सोचने वाली बात यह आती है कि अक्षरात्मक लिपि का क्या अर्थ है। अक्षरात्मक लिपि का अर्थ यह है कि इसमें जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं वो अक्षरों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किए गए हैं। अर्थात कि हिंदी भाषा में या फिर दूसरी लिपियों में, अरबी, फ़ारसी, बांग्ला आदि में, इनमें अक्षर बनाए जाते हैं, वर्ण नहीं। अर्थात यदि आप क बनाना चाहेंगे तो क केवल अक्षरात्मक लिपि में एक अक्षर है, परंतु यदि आप वर्णात्मक लिपि की बात करें तो जो वहाँ पर जो क बनेगा वो बनेगा के। ठीक है, इस के का मतलब है क, परंतु इस के में हमें दो वर्ण जुड़े हुए मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है क हलंत वाला और दूसरा है अ। ये दोनों वर्ड मिलकर क बनाते हैं। तो ये है अक्षरात्मक लिपि, जिसमें अक्षरों के आधार पर ही लिपि का संयोजन किया जाता है, लिपि को बनाया जाता है। परंतु वर्णात्मक लिपि में क्या होता है कि इसमें वर्ण निर्धारित किए जाते हैं। आप देखते हैं कि हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों को अलग रखा गया है एवं व्यंजनों को अलग रखा गया है। और वर्णात्मक लिपि में जो रोमन लिपि है उसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें आपको 5 तो आपको स्वर मिलेंगे, ठीक है, और बाकी व्यंजन मिलेंगे जो कि साथ में ही हैं, जो कि गुथे हुए हैं, अलग अलग उन्हें निर्धारित नहीं किया गया है। वो इसीलिए कि इसकी जो हर वर्ण है, इसका वर्णात्मक लिपि का जो हर वर्ण है वो एक भाव प्रकट करता है। इसीलिए कारण यही है कि वर्णात्मक लिपि को अधिकतर देशों ने अपनाया हुआ है। भाषाएं तो उनकी अपनी हैं, परंतु वो लिपि जो है वो रोमन प्रयोग में लाते हैं, वर्णात्मक लिपि का वो लोग उपयोग करते हैं। इसको एक अच्छे उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी में एक शब्द है अक्ष, ठीक है ना, ठीक है, अक्ष है। अब इस अक्ष को लिखने के लिए हिंदी भाषा में कैसे लिखेंगे इसको? ये अ है और जो क्ष है वो संयुक्त व्यंजन है, अर्थात वो दो वर्णों के योग से बना है, वो संयुक्त है, ठीक है ना। हमें तो सिर्फ समझ में आता है भाई हिंदी हमारे लिए आसान है, हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये केवल 2 अक्षर हैं, बस आसानी तो है, कौन सा मुश्किल है। परंतु जब आप इसे अंग्रेज़ी में लिखने जाएंगे, वर्णात्मक लिपि के द्वारा जब आप इसे लिखने का प्रयास करेंगे तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ए के एस और ये ए ऐसे। कोई भी देश का कोई भी नागरिक आके बोल देगा, वो बताएगा कि भैया इसमें जो है 4 वर्ण हैं और कुछ नहीं। परंतु इनमें आप कहेंगे कि 2 अक्षर हैं और कहीं आप कह रहे हैं 4 वर्ण हैं, तो वो चीज़ें मेल नहीं खाती। भाषा वैज्ञानिकों की भी यही राय है, उनका भी यही बात है। वो कहते तो सही है कि भाई अक्षरात्मक लिपि अच्छी है, आधुनिक है, वैज्ञानिक है, परंतु जब भाषा विज्ञान में उसको कसने के बाद जब सामने आती है तो वर्णात्मक लिपि उसमें अधिक खरी उतरती है। कारण यही है इसके प्रचलन का कारण भी यही है वर्णात्मक लिपि का कि ये बहुत विस्तृत है, बहुत सटीक भी। भाषा वैज्ञानिकों ने इसे ही अधिक तवज्जो दिया है, अक्षरात्मक लिपि को नहीं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो कि बहुत ध्यान रखने वाली बात है, कि वर्णात्मक लिपि में जो भाषा है और लिपि का जो संयोजन है वो एक हो जाता है।
यानी लिपि ही भाषा का प्रतिनिधित्व करने लगती है। इस अर्थ में इसको आगे मानते हैं। तो अतः लिपि के विकास का क्रम को हमने देखा, समझा और समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार चित्र लिपि होते 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 भाव संकेत, फिर भाव संकेत होते 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 ध्वन्यात्मक लिपि में बदली। ध्वन्यात्मक लिपि में उसके दो भाग निकले, पहला अक्षरात्मक और दूसरा वर्णात्मक, और दोनों में हमने अंतर भी समझ लिया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लिपि का जो आविष्कार था वो बहुत मूल घटना थी हमारे इतिहास की, बहुत ज़रूरी घटना थी। इसका होना ज़रूरी था, क्योंकि यदि ये नहीं हुई होती तो आज हम और आप बात नहीं कर रहे थे। चलिए बात तो छोड़िए, मैं ऐसे लिख नहीं रहा होता और आप ऐसे देख के समझ नहीं रहे होते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट को लेकर, एक नए विषय को लेकर। नमस्कार।